पिछले क्लास में हम लोग द्विसंकर संकरण देखे थे, उसको हम लोग डिटेल में भी समझे थे। आज के जो क्लास होगा, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्वतंत्र संकलन, या इसको अपव्यूहन का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? अपव्यूहन का नियम, अपव्यूहन का नियम, अपव्यूहन का नियम। तो ये क्या होता है? तो हम लोग जब एक युग्मोविकल्पी लक्षण लेते हैं, युग्मोविकल्पी लक्षण का मतलब होता है जब एक जोड़ा एक लक्षण लेते हैं, या तो लंबा होगा या बौना होगा, या पीला कलर का बीज होगा या हरा कलर का बीज होगा, तो इसको हम लोग युग्मोविकल्पी लक्षण कहते हैं। हम लोग इसको क्या कहते हैं? युग्मोविकल्पी लक्षण। युग्मोविकल्पी लक्षण जब हम लोग लेते हैं तो इसमें जो देखने को मिलता है, इसमें हम लोग क्या देखने को मिलता है? ये जो लक्षण होता है ये स्वतंत्र अपव्यूहन होता है। स्वतंत्र अपव्यूहन, जोड़ा में अपव्यूहन के दूसरे स्वतंत्र युग्मविकल्पी लक्षण को जोड़ा में स्वतंत्र अपव्यूहन होता है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, युग्मविकल्पी लक्षण के जोड़े की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। वहाँ उन युग्मविकल्पी लक्षणों को जोड़ा का स्वतंत्र अपव्यूहन होता है, और एक युग्मविकल्पी लक्षण जोड़े का अपव्यूहन दूसरे स्वतंत्र, एक दूसरे से क्या होता है? स्वतंत्र होता है। थोड़ा देर पहले ही बताए थे कि हम लोग जब दो लक्षण ले रहे थे, कहने का मतलब कि अगर यहाँ पर कैपिटल वाई तो एक ग्रीन को दर्शा रहा था, और यहाँ पर एक क्या गोलाकार को, तो यहाँ पर दो लक्षण को लिए थे। जब एक साथ दो लक्षण को एक साथ लिए थे तो ये दोनों ऐसा नहीं है कि मिक्स मैच हो जाता है, ये दोनों ऐसा नहीं होता है कि अपने में मिक्स मैच हो जाए। ये दोनों लक्षण अलग अलग हम लोग को दिखाई देता है। मतलब या तो कोई बीज का कलर पीला होगा, या कोई बीज का कलर क्या होगा? गोलाकार होगा। जो बीज का बनावट होगा क्या होगा? गोलाकार होगा। कभी ये एक दूसरे से मिस मैच नहीं करता है। तो ये दोनों एक दूसरे के स्वतंत्र होते हैं, मतलब दोनों के दोनों ये अलग एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं, ये दोनों के दोनों अलग अलग होते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अपव्यूहन का नियम कहते हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। आगे जो हम लोग इसमें देखने वाले हैं वो है वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत। वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत। देखो, यही बाद में बताया गया कि जो ये जीन होता है ना, तो जो जीन का हम लोग विभाजन देख रहे थे, जो इसका जब ये अर्धसूत्री विभाजन होता है तो जीन में क्या होता है? जो फैक्टर होता है, एलील होता है, वो बढ़ जाता है। वैसे ही क्रोमोसोम भी देखने को मिलता है। इसमें क्या दिया है थोड़ा सा इसमें डिटेल में हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसा कि शुरू में बताया गया है कि मेंडल के खोजों के प्रकाशित होने के, जब मेंडल खोज किए थे उसके 34 वर्ष बाद इसको प्रकाशित किया गया था। 34 वर्ष बाद इसको मान्यता मिली था। कितना? ये जब मेंडल ने जब इस सिद्धांत को दिए थे, ठीक, वंशागत के सिद्धांत दिए थे, उसके 34 साल बाद इसको क्या मान्यता प्राप्त हुआ? जब मेंडल का मृत्यु हो चुका था तब। जब 34 साल बाद का बात करेंगे तो उस टाइम तक अच्छे माइक्रोस्कोप का भी क्या होता था? खोज हो चुका था। अच्छे माइक्रोस्कोप भी उस टाइम आ गया था। तो उस टाइम अच्छे से माइक्रोस्कोप का भी खोज हो चुका था। मतलब छोटे चीज़ों को हम लोग क्या बड़ा कर करके देख सकते थे। उन वैज्ञानिकों ने कोशिका विभाजन के बारे में भी बहुत सी जानकारी प्राप्त कर दी थी कि कोशिका का विभाजन कैसे होता है। हमको पता है कि एक कोशिका ही होता है, जो क्या होता है? एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण होता है, फिर इससे दो कोशिका का निर्माण होता है। इस तरह से इसका विभाजन होते जाता है। इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी प्राप्त कर ली थी बहुत सारे वैज्ञानिक। ठीक है, कोशिका के मध्य में एक केंद्रक होता है। तो हम लोग ये चीज़ें जानते हैं कि जो कोशिका होता है तो कोशिका के मध्य में एक केंद्रक पाया जाता है। कोशिका के मध्य में एक केंद्रक पाया जाता है, जिसके अंदर क्या होता है? क्रोमेटिन के धागे होते हैं। ऐसे बहुत सारा लिपटा हुआ एक धागे टाइप का इसमें देखने को मिलता है। तो इसको हम लोग कहते हैं, ये कोशिका के केंद्रक में होता है कि ऐसे ऐसे क्रोमेटिन का धागे देखने को मिलता है। तो इसको हम लोग क्रोमेटिन का धागे कहते हैं। केंद्रक विभाजन के समय क्रोमोसोम के रूप में परिलक्षित होते हैं। तो ये जब कोशिका का विभाजन होना शुरू होता है, मतलब ये एक कोशिका से दो कोशिका बनने जाता है, उसी टाइम ये क्रोमेटिन का धागे दिखाई देता है। ठीक है, उसी समय ये क्रोमेटिन का धागे दिखाई देता है। कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमोसोम का विभाजित होकर, ये इसमें जो क्रोमोसोम कहाँ पे होता है? तो अब ऐसा क्रोमोसोम कोशिका के केंद्रक में ही पाया जाता है, और वही क्रोमोसोम का भी विभाजन देखने को मिलता है, जो होकर दो क्रोमेटिरस बनाते हैं। तो ये जो एक होता है क्रोमेटिन, जो एक होता है, ये क्रोमेटिन बदल के क्रोमेंडस
का निर्माण करता है, कोरोमेंडस का निर्माण करता है। जो कितना कोरोमेंडस बनता है, 2 कोरोमेंडस बनता है। तो ये सबसे पहले इसका केंद्रक में क्या होता है, जो क्रोमेटिन होता है वो कितना 1 से पहले 2 में ये कन्वर्ट होता है, 1 से 2 में कन्वर्ट होता है, जिसको हम लोग क्रोमेंडस हम लोग कहते हैं। अगर बात करेंगे 1902 का 2 तक यह ज्ञात हो चुका था कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के पहले केंद्रक के अंदर अवस्थित क्रोमोसोम की संख्या विभाजन के बाद क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। तो ये भी चीज़ें लोग जान चुके थे। 1902 में ये भी चीज़ें पता चल चुका था कि जो कोशिका होता है, जब कोशिका होता है इसमें गुणसूत्र की संख्या, मान लो कि इंसान का ही कोशिका है, अगर इसमें गुणसूत्र की संख्या 46 है, तो इसका अगर अर्धसूत्री विभाजन होता है, कौन सा विभाजन, तो इसमें जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, इसका गुणसूत्र की संख्या, मान लो कि जब विभाजन होगा तो 2 में बढ़ जाता है और इसका गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। ऐसा देखने के लिए ये पहले कब पता चल चुका था, तो 1902 में ही ये पता चल चुका था। जब मेंडल ने खोज किया था, जब वंशागति का जब मेंडल खोज किए थे, तब जीव वैज्ञानिकों ने मेंडल के फैक्टर या कारक, जिसे बाद में क्या नाम दिया गया, तो उसको भी पहले हम बताए गए थे। जो मेंडल खोज किए थे उसको हम लोग, मेंडल ने क्या नाम दिए थे, कारक नाम दिए थे। क्या नाम दिए थे, कारक या फैक्टर नाम दिए थे, जिसको बाद में जाके क्या बोला गया, इसी कारक को बाद में जाके जीन का नाम दिया गया। इसी कारक को बाद में जाके, इसी कारक में 2 एलील पाया जाता है, जैसे कैपिटल टी, तो यहाँ पर दोनों का दोनों एलील क्या है, कैपिटल टी है, या स्मॉल टी, तो दोनों का दोनों एलील क्या है, स्मॉल टी है, ठीक है। तो यही बाद में जाके इसका जीन बोला गया था, जो मेंडल द्वारा कारक बोला गया था। परिपक्वता को नहीं माना गया क्योंकि मेंडल अब उस टाइम मेंडल को इसको क्यों नहीं माना गया, उसके बारे में बताया जा रहा है कि ये मेंडल जो भी सिद्धांत दिए, वंशागत का जो भी सिद्धांत दिए, उस टाइम इसको नहीं माना गया था। इसके पीछे रीजन क्या था, तो इसके पीछे 2 से 3 रीजन था, जो कि आप लोग याद रख सकते हैं। इसके पीछे 2 से 3 रीजन था। तो पहला जो रीजन था, इसके पीछे ये कोई भौतिक परिमाण नहीं दिए थे, ये क्या, कोई इसके पक्ष में कोई भौतिक परिमाण नहीं दिए थे, ठीक है। और इसके अतिरिक्त मेंडल ने जैविक क्रिया के संबंधित खोज के लिए गणितीय आधार, इसमें गणितीय आधार ला दिए थे, इसमें गणित ला दिए थे। क्या, तो इसमें गणित ला दिए थे, जो कि साइंटिस्ट उस टाइम मानते थे कि बायोलॉजी में गणित कभी आना ही नहीं चाहिए, बायोलॉजी में गणित होता ही नहीं। जैसे अनुपात को बांटते थे 3:1 अनुपात, याद होगा कि 9:3:3:1 के अनुपात में फेनोटाइप रेशियो होता है। ये सब गणितीय आधार था, जो कि उस टाइम के साइंटिस्ट मानते थे कि बायोलॉजी में कोई गणितीय आधार नहीं होता है, ठीक है। इसलिए इनके बातों पर ध्यान नहीं दिया गया था। मेंडल के यह भी नहीं पता, अब मेंडल एक और काम नहीं कर पाए थे, मेंडल ये भी नहीं बता पा रहे थे कि अनुवांशिक जो गुण होता है, वाहक होता है, वो किस पदार्थ का बना होता है। जो नाम दिए थे, कारक नाम दिए थे मेंडल, या इसको बाद में जीन बोला गया, तो ये किस पदार्थ का बना हुआ है, ये भी इसके बारे में भी वो चर्चा नहीं किए थे, नहीं बता पाए थे। तो ये कुछ कारण था जो कि मेंडल को उस टाइम क्या बोला गया था कि ये जो गुण दे रहे, ये जो जितना भी सिद्धांत दिए है, आनुवंशिकता का जो भी सिद्धांत दिए है, ये मान्य नहीं है। लेकिन बाद में इसको मान्य दिया गया, और कितना वर्ष बाद, जब ये खोज किए थे तो उसके 34 वर्ष बाद इसको मान्य दिया गया। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगर बात करेंगे तो क्रोमोसोम के बारे में जानकारी होने के बाद वाल्टर सटन, जब क्रोमोसोम के बारे में जानकारी हो चुका था, 2 साइंटिस्ट ने यहाँ पर नाम दिया है, वाल्टर सटन और थियोडोर बोवेरी ने सिद्ध किया कि क्रोमोसोम की व्यवहार जीन जैसा ही होता है। जैसा क्रोमोसोम का व्यवहार होता है, क्रोमोसोम मतलब होता है गुणसूत्र, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो क्रोमोसोम का व्यवहार होता है, सेम व्यवहार किसका देखने को मिलता है, जीन का देखने को मिलता है। सेम व्यवहार किसको देखने को मिलता है, जीन का देखने को मिलता है। समसूत्री या अर्धसूत्री 2 प्रकार के विभाजन होता है। कोशिका का विभाजन 2 प्रकार का होता है, समसूत्री विभाजन होता है या अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है तो कोशिका विभाजन में क्रोमोसोम का व्यवहार जैसा देखने को मिलता है, उसको आसानी से ऐसे समझा जा सकता है। जैसा क्रोमोसोम का व्यवहार देखने को मिलता है, उसी प्रकार से जीन का भी व्यवहार देखने को मिलता है। मेंडल के नियम को सटन
और बोवेरी के क्रोमोसोम की गतिविधि को समझाया। जीन के समान क्रोमोसोम के युग्मक के रूप में रहते। जैसे क्रोमोसोम होता है वो भी हमेशा जोड़ा में रहता है। जो क्रोमोसोम होता है, जो गुणसूत्र होता है, वो भी हमेशा जोड़ा में होता है। जो गुणसूत्र होता है वो भी हमेशा जोड़ा में होता है। जो जीन भी होता है वो भी हमेशा क्या होता है, जोड़ा में ही देखने को मिलता है। वो भी क्या होता है, जोड़ा में ही देखने को मिलता है। इस प्रकार से दोनों में तुलना किया गया, जीन में और क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम को हिंदी में बार बार बताता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसको हम लोग गुणसूत्र कहते हैं। बेसिक आइडिया थोड़ा सा दे देते हैं, जो आगे चल के हम लोग को चैप्टर में पढ़ना है। बेसिकली होता क्या है, जो गुणसूत्र होता है, तो गुणसूत्र का छोटा हिस्सा जो होता है वो डीएनए होता है, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। और डीएनए का ही छोटा अंग को हम लोग क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। सबसे पहले गुणसूत्र होता है, और गुणसूत्र की क्या होता है, बटा हुआ रहता है जीन में। और जीन के ही सबसे छोटे हिस्सा को हम लोग क्या कहते हैं, डीएनए के छोटे हिस्सा को हम लोग क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। जो कि इसके आगे वाला चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, यहाँ पर दोनों में अंतर या तुलना देख लेते हैं। तो ये भी हमेशा क्या देखने को मिलता है, ये भी हमेशा जोड़ा के रूप में ही होता है। जैसे कि जीन हम लोग ले रहे थे, कारक ले रहे थे, कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी हमेशा जोड़ा में रहता है। वैसे ही क्रोमोसोम जो गुणसूत्र होता है वो भी हमेशा जोड़ा में होता है। जो कि 10th क्लास में पढ़े हो लोग। अगर हम लोग नर जनन अंग में अगर बात करते हैं, तो जो नर होते हैं उसमें एक गुणसूत्र हम लोग पढ़े थे कि XY जोड़ा में रहता है, और मादा में हमेशा क्या होता है, XX होता है। तो ये गुणसूत्र दिखाया गया था। तो ये भी क्या होता है, जोड़ा में रहता है, और ये भी क्या होता है, जोड़ा में ही रहता है। युग्मक निर्माण के समय ये भी पृथक होता है। इसको भी बताया था कि ये भी क्या होता है, अलग अलग होता है। इसमें भी जब युग्मक बनता है, तो ये मान लो कि XX है, तो ये भी क्या होता है, अलग अलग देखने को मिलता है। XY जो होगा तो ये भी अलग अलग देखने को मिलता है जब युग्मक बनता है तब। जब युग्मक बनता है तो इसमें भी क्या होता है, पृथक हो जाता है, मतलब अलग अलग हो जाता है। अगर बात करेंगे 3 नंबर का, 3 नंबर में क्या दिया हुआ है, एक युग्मक से जीन के जोड़े में से केवल एक ही रहता है। एक युग्मक अगर बनेगा तो जोड़ा में से हमेशा एक ही कोई रहेगा, ऐसा नहीं कि दोनों के दोनों रहेगा। तो जब एक युग्मक का बात करेंगे तो उसमें एक ही इसमें एलील देखने को मिलता है। वैसे क्रोमोसोम में भी क्या होता है, केवल एक ही पाया जाता है। जो युग्मक बनते हैं या तो X रहेगा या तो Y रहेगा। ठीक, युग्मक में हमेशा ये अकेला रहता है। इसके जोड़े एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से भी संयोजित होता है। मतलब ये एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से रहता है। ऐसा नहीं कि ये जब भी संयोजन मतलब इसको जो जुड़ता है तो स्वतंत्र रूप से रहता है। ठीक है, स्वतंत्र मतलब अलग अलग रूप से रहता है, बाद में जाकर क्या होता है, जुड़ जाता है। ठीक, इसमें भी वही सेम चीज़ें देखने को मिलता है। यही दोनों में तुलना दिया हुआ है, जीन और क्रोमोसोम में ये तुलना करके बताया गया। अगर बात करेंगे तो बताया जा रहा है कि पिछली कक्षा में आपने पढ़ा है कि अर्धसूत्रीय विभाजन के एनाफेज 1 में समजात क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर एक दूसरे से अलग होते हैं। अब देखो, जब हम लोग अर्धसूत्रीय विभाजन पढ़ते हैं तो जो समजात क्रोमोसोम होता है तो उसका क्या किया जाता है, उसका सेंट्रोमियर एक दूसरे से अलग होता है, अलग अलग बंटना शुरू हो जाता है, जिसको इस डायग्राम से यहाँ पर हम देखेंगे। और अपने साथ 2 क्रोमेटिडों को घसीट लेते हैं। उसके साथ क्या होता है, 2 क्रोमेटिन घसीट कर चला जाता है, तो एस्ट्रोमियर विभाजन नहीं होते हैं। इस प्रकार समजात क्रोमोसोम के 2 समूहों में बिल्कुल अलग हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक क्रोमोसोम है। ठीक है, और ये क्या हो जाता है, ये पूरी तरह से इससे अलग हो जाता है। क्या हो जाता है, ये अलग अलग हो जाता है, और ये दोनों को एक साथ घसीट के साथ में लेके जाता है, एक साथ घसीट के साथ में लेके जाता है। तो वही चीज़ को यहाँ पे दिया हुआ है। सेंट्रोमियर विभाजन नहीं होता है। इस प्रकार समजात क्रोमोसोम के 2 समूहों में बिल्कुल क्या हो जाता है, अलग हो जाते हैं। कोशिका के 2 केंद्रकों की ओर हो जाता है, कोशिका के 2 ध्रुवों की ओर हो जाता है। तो ये 2 ध्रुवों में बढ़ जाता है, और इस अवस्था में गुणसूत्र का विभाजन नहीं होता है। इस अवस्था में गुणसूत्र का बल्कि समजात गुणसूत्र क्या हो जाता है, इससे अलग हो जाता है। सबसे पहले समजात जो गुणसूत्र होता है एक जैसा होता है, वो अलग अलग हो जाता है। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये सबसे पहले अलग अलग होता है, फिर ये इसमें विभाजन देखने को मिलता है, और ये पूरा विभाजित होकर ये 4 अलग अलग
जर्म सेल मतलब जो जन्म देने वाला होता है, जो युग्मक होता है, युग्मक वाला जो सेल होता है, युग्मक वाला सेल होता है, इस तरह से ये अलग अलग पूरी तरह से ये बट जाता है। यहाँ पर वही चीज़ें दिया हुआ है कि ये पूरी तरह से क्या होता है, अलग अलग हिस्सों में बट जाता है। इस तरह से क्रोमोसोम जो होता है, जो गुणसूत्र होता है, इस पर जो जीन भी होता है, जीन का भी कारक जो होता है, जीन का भी जो एलील होता है, वो भी एक दूसरे से अलग अलग हो जाता है, विभाजित होकर। ठीक है, ये अर्धसूत्रीय विभाजन के बारे में बताया गया है। अर्धसूत्रीय विभाजन में हम वहाँ पर बताए भी थे कि एक से कितना 4 का निर्माण होता है, इस चीज़ को वहाँ पर भी ध्यान में रखना है। आगे दिया हुआ है, अपने तर्क से सटन और वेवरी ने कहा कि क्रोमोसोम के जोड़े अलग होना अपने में मौजूद जीन या कारकों का विसंयोजन का कारण है। तो देखो, वही चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब ये जो क्रोमोसोम होता है, तो क्रोमोसोम क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक, तो क्रोमोसोम हम लोग यहाँ पे अलग अलग देखने को मिलता है कि अलग अलग होता है। क्रोमोसोम बट जाता है, तो ये जो जोड़ा में रहता है उसका फैक्टर क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक, तो वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है कि जब हम लोग क्रोमोसोम का विभाजन होते रहता है, तो उसमें जो जीन होता है, तो मौजूद जीन का भी क्या होता है, विसंयोजन होता है। विसंयोजन का मतलब यहाँ पे होता है कि उसका भी क्या हो जाता है, अलगाव देखने को मिलता है। जो यहाँ पर क्रोमोसोम में जो कारक होते हैं, जो जीन होते हैं, उसके साथ साथ जब क्रोमोसोम का अलगाव होता है, तो उसके साथ साथ जो जीन होता है, तो जीन का भी जो एलील होता है, उसमें भी अलगाव देखने को मिलता है, उसमें विसंयोजन देखने को मिलता है। इस प्रकार क्रोमोसोम के विसंयोजन ज्ञात को मेंडल सिद्धांत के साथ मिलाकर वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। तो मेंडल के साथ साथ मिलाकर क्या किया गया कि वंशागत का जो सिद्धांत था वो गुणसूत्र सिद्धांत के साथ उसको क्या कर दिया गया, मैच कर दिया गया। वंशागत का सिद्धांत जो मेंडल दिए थे वो सिर्फ जीन के लिए दिए थे, वो गुणसूत्र के बारे में कुछ नहीं समझाए थे। लेकिन यही दो साइंटिस्ट कौन, सटन और बोयरी ने क्या किए कि गुणसूत्र के जो सिद्धांत था, जो विभाजन का सिद्धांत था, उसके क्या जीन के सिद्धांत के साथ ऐड किए और उसको नाम दिया गया वंशागति के गुणसूत्रीय सिद्धांत नाम दिया गया, और उसको प्रतिपादित किया गया, उसको प्रस्तुत किया गया। तो वही बताया गया कि जो गुणसूत्र होता है, जब गुणसूत्र बढ़ते रहता है तो उसके साथ जीन भी क्या होते रहता है, जीन का भी बंटवारा होते रहता है, जीन भी उसके साथ टूट जाता है, जीन भी क्या हो जाता है, टूट जाता है। जैसे मान लो कि जब ये गुणसूत्र बटा तो हो सकता है इसमें कैपिटल टी एक आ जाए, इसमें एक कैपिटल टी आ जाए, तो साथ साथ ये जीन भी बट जाता है। या कलर का बात करेंगे, अगर हम लोग कलर का बात करेंगे तो कलर में मान लो कि ये येलो कलर है, इधर एक येलो कलर का एक कारक इधर आ जाएगा, एक कारक एक एलील इधर आ जाएगा और एक एलील इधर हो जाएगा। इस तरह से क्या होता है कि जो जीन होता है, जो कारक होता है, वो भी क्या हो जाता है, बट जाता है, विसंयोजन उसका हो जाता है। आगे दिया हुआ है थॉमस हंट मॉर्गन का कुछ नियम दिया है। तो थॉमस हंट जो मॉर्गन था ना, वो क्या किए कि उनको अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर एक एक्सपेरिमेंट किए, और किसके ऊपर, तो फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिलिया। तो देखो, ड्रोसोफिलिया जो होता है ये एक मक्खी का नाम होता है, मक्खी का साइंटिफिक नाम होता है ड्रोसोफिलिया। तो इन्होंने मक्खी के ऊपर एक अपने दोस्तों के साथ मिलकर मक्खी के ऊपर ही क्या किए, अध्ययन किए। किसका, तो उसके क्रोमोसोम सिद्धांत, वंशागति क्रोमोसोम के सिद्धांत का इस पर खोज किए और उस पर चर्चा भी की। तो ये ऐसा क्यों किए कि ये मक्खी के साथ ही क्यों किए, उसका भी पीछे भी रीजन था कि एक तो जो मक्खी होता है ये आसानी से प्रयोगशाला में क्या हो जाता है, इसको कृत्रिम माध्यम में इसका विकास किया जा सकता है। जो मक्खी होता है उसको कृत्रिम माध्यम में आसानी से विकास किया जा सकता है। अपना जीवन चक्र ये क्या करता है, 2 सप्ताह में पूरा कर लेता है। इसलिए कि इसका पूरा जीवन चक्र कितना दिन का होता है, 2 वीक का होता है। अब 2 वीक का रहेगा तो इसको ज़्यादा दिन भी नहीं लगेगा, इसको सिद्ध करने में, इस पर एक्सपेरिमेंट करने में ज़्यादा दिन खर्च भी नहीं होगा। इसलिए कि इसका पूरा जीवन काल कितना होता है, 2 वीक का ही होता है। एक बार जब जन्म करता है तो उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में संतति का ये निर्माण करता है। ये जो मक्खी होता है, एक बार जन्म प्रक्रिया किया तो उसमें बहुत सारे मक्खियों का निर्माण हो जाता है।
और इसमें क्या होता है, इसमें आसानी से पहचाना जा सकता है कि नर और मादा का पहचान आसानी से किया जा सकता है। बहुत सहजता से आसानी से देखकर इसको पहचाना जा सकता है कि ये नर मक्खी है और ये मादा मक्खी है। यही सब कारण था जो थॉमस हंट मॉर्गन ने क्या किए थे, ड्रोसोफिला पर अपना एक्सपेरिमेंट किए थे। इनके साथ साथ इनकी आनुवांशिक विविधता भिन्न भिन्न प्रकार के पाए जाते हैं। अगर इसका हम लोग देखेंगे तो ये अलग अलग प्रकार के बहुत सारे मक्खी देखने को मिलता है। इस कारण से इसको इन्होंने अपने प्रयोगशाला में इस पर एक्सपेरिमेंट किए और इसको सूक्ष्मदर्शी की कम क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी से भी आसानी से इसको देखा जा सकता है और इसे बहुत क्लियर ढंग से इसको हम लोग देख सकते हैं। इसलिए मधुमक्खी पर ही क्या कर दिए, तो वंशागत के क्रोमोसोम का सिद्धांत का प्रयोग कर दिए। कौन किए, तो मॉर्गन द्वारा ऐसा किया गया। ड्रोसोफिला याद रखना है कि ये मधुमक्खी होता है जिसको हम साइंटिफिक नाम ड्रोसोफिला हम लोग कहते हैं। अब देखो मेंडल के कुछ अपवाद भी रहा। मेंडल ने पहले शुरुआत में चलो ठीक है मटर के पौधे पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और बता दिए कि ऐसा होता है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। कुछ कुछ चीज़ में अपवाद भी देखने को मिलता है। तो मेंडल के नियम का, इसलिए अपवाद का मतलब ये होता है कि जो नियम बताए उससे कुछ अलग देखने को मिल जाए। जो नियम बताते हैं उससे कुछ अलग देखने को मिल जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेंडल के नियम का अपवाद कहते हैं। अब अपवाद को हम लोग इसको समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल से। तो मेंडल का नियम का कुछ अपवाद था, तो उसी से एक बात पता चला। क्या पता चला, तो अपूर्ण प्रभाविता का नियम पता चला। मेंडल के अपवाद से ही, मेंडल के नियम का जो अपवाद देखा गया उसी से एक चीज़ पता चला गया, अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता हम लोग इसके पहले जो पढ़ रहे थे, कभी भी अगर कोई कारक होता है, कभी भी एक कारक होता है, तो मान लो कि ये एक कारक है, तो इस कारक में जो एलील होता है तो ये एक क्या होता है, प्रभावी वाला होता है। क्या होता है, प्रभावी वाला होता है, और एक जो होता है अप्रभावी होता है। तो मेंडल ने दो ही चीज़ का चर्चा किए थे, प्रभावी और अप्रभावी। उन्होंने बताया था कि अगर प्रभावी वाला इसके साथ रहता है तो इसका गुण जो होता है, जो प्रभावी वाला का गुण होता है वही वाला गुण दिखता है, मतलब ये कैसा हो जाता है, लंबा हो जाता है। इस पर हम लोग चर्चा किए थे। अब ये अपूर्ण प्रभावी क्या होता है, अपूर्ण प्रभावी बोलिए, अपूर्ण प्रभाविता का है। अब इसमें ऐसा कुछ चीज़ें देखने को मिल जाता है जो इसको हम लोग कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता। तो क्या देखने को मिला, यहाँ पे हम लोग समझते हैं। बेसिकली हुआ क्या कि एक पौधा लिया गया, किसका, गुलाब का। किसका, तो पौधा एक लिया गया गुलाब का। उस पौधे में जब एक फूल लिया गया, एक पौधा लिया गया, जिसका फूल का कलर जो था, जिसका फूल का अगर कलर देखेंगे, जिसका फूल का कलर जो था, तो जिसका फूल का कलर था वो फूल का कलर कैसा था, तो उसका फूल का कलर जो था वो रेड कलर का था। कैसा था, तो उसके फूल का कलर रेड था। एक गुलाब का पौधा लिए जिसका फूल का कलर जो देखा गया वो कैसा था, रेड था। ठीक है, तो ये रेड वाला हो गया। एक फूल का कलर देखा गया जो कि रेड था। अब अगर बात करते हैं, अब जो यहाँ पे एक फूल दिया गया, एक वाइट कलर वाला फूल, एक पौधा लिया गया गुलाब का, जिसका कलर अगर बात करेंगे तो कलर कैसा था, तो वाइट कलर का फूल। कैसा था, ये वाइट कलर का सादा था। ठीक है, सादा बोल सकते हैं, ये वाइट था। तो ये हम लोग बोल सकते हैं ये फूल का कलर कैसा था, वाइट था, और ये रेड था। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मेंडल के हिसाब से माने तो माना गया था कि चलिए रेड वाला यहाँ पर क्या है, प्रभावी है। जिसका हम लोग जो कारक दिए थे वो क्या दिए थे, कैपिटल आर दिए थे। उसी प्रकार से चलिए इसको हम लोग ब्लैक दूसरा कलर यूज कर लेते हैं, कैपिटल आर दिए थे। उसी प्रकार से इसको स्मॉल आर दे दिए थे कारक। जब दोनों को मिलाया गया तो जैसे कि पहले तो ये अलग अलग होता है, बता चुके हैं कि ये पहले अलग अलग होता है, ये पहले अलग अलग होता है। अब हो सकता है कि इसके साथ ये मिल जाए, इसके साथ अगर ये मिला तो यहाँ पर क्या होगा, आर होगा, और इसके साथ अगर ये मिला यहाँ पर क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर होगा। सब में एक ही केस बनेगा, सेम ही देखने को मिलेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। इसमें भी वही चीज़ देखने को मिलेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। ये जो फर्स्ट जनरेशन बना, ध्यान सुनिएगा, जो फर्स्ट जनरेशन बना उसका कलर जो होगा
उसका जो कलर हुआ, ऐसे तो मेंडल के नियम के हिसाब से अगर ये प्रभावी है रेड वाला, तो कलर कैसा होना चाहिए था फूल का? तो फूल का कलर होना चाहिए था कैसा? इस बात को ध्यान रखना, फूल का कलर कैसा होना चाहिए था? रेड होना चाहिए था। लेकिन ये हुआ क्या? तो फूल का कलर गुलाबी हो गया। फूल का कलर क्या हो गया? गुलाबी हो गया। अब यहाँ पे प्रभावी का नियम काम नहीं किया। अब जब ये दोनों मिला, तो मिलने के बाद दोनों को मिसमैच होकर इस फूल का कलर व्हाइट और रेड मिलकर कलर कैसा बन गया? गुलाबी बन गया। लेकिन मेंडल के नियम के अनुसार ये क्या होना चाहिए था? तो ये मेंडल के नियम के अनुसार रेड होना चाहिए था। तो ये मेंडल के नियम का अपवाद हो गया। जब ऐसा कारक मिला, अभी तक हम लोग दो ही चीज़ देख रहे थे, प्रभावी और अप्रभावी, ठीक है। तो इस समय प्रभावी तो हुआ नहीं, ये रेड वाला प्रभावी हुआ नहीं हुआ। जब ये रेड वाला नहीं वाइट वाला, ना ही रेड वाला और न ही वाइट वाला प्रभावी हुआ, तो जब ऐसा कारक मिला तो उसी को क्या बोल दिया गया? अपूर्ण प्रभाविता। उसी को क्या बोला गया? अपूर्ण प्रभाविता बोला गया। तो उसी को यहाँ पे अपूर्ण प्रभाविता बोला गया। इस बात को ध्यान रखें। अगर आप सेकंड जनरेशन का बात करेंगे तो सेकंड जनरेशन में सबको अगर याद होगा तो क्या क्या मिलता है? 4 को बनता है, एक कैपिटल आर बनता है और एक कैपिटल आर स्मॉल आर होता है। जैसे 12 में देखा था टी होता है, टी आर हो रहा था, टी स्मॉल टी, एक फिर स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, एक स्मॉल टी, यही 4 को आया था सेकंड जनरेशन में। तो यहाँ पर भी वही 4 को आएगा, यहाँ पर भी वही 4 को आएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ कि अगर इसमें हम लोग रेशियो देख रहे थे, फेनोटाइप रेशियो, 3 लंबा और क्या रेशियो है? 3:1 लिख रहे थे। लेकिन अब तो यहाँ पर 3 प्रकार के फूल देखने को मिलेगा ना। ये कैसा होगा? तो ये हम लोग का रेड हो जाएगा। ये दोनों कैसा होगा? तो ये हम लोग का पिंक हो जाएगा, गुलाबी, ये हम लोग का पिंक हो जाएगा, और ये कैसा हो जाएगा? तो वाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 टाइप का फूल देखने को मिला। तो अब फेनोटाइप जो रेशियो होगा, इस केस में फेनोटाइप जो रेशियो होगा वो रेशियो क्या हो जाएगा? तो ये रेशियो हो जाएगा। तो रेड वाला का संख्या कितना है? रेड वाला का संख्या 1 है, तो अनुपात, और पिंक वाला कितना है? 2, और व्हाइट वाला कितना है? 1 है। तो इसमें फेनोटाइप रेशियो चेंज हो जाता है और फेनोटाइप रेशियो क्या बन जाता है? 1:2:1 हो जाता है। 1:2:1 हो जाता है। तो फेनोटाइप अनुपात यहाँ पे परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है? मेंडल के नियम का अपवाद है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब देखो, प्रभाविता का व्याख्या किया गया है कि कैसे कोई प्रभावी गुण क्रिएट करता है, कैसे कोई। अब मान लो कि अभी हम लोग बात कर रहे थे, चलिए अगर हम यहाँ पर बात कर रहे थे और सब वेट करिए। अगर हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि कैपिटल टी जब स्मॉल टी आता है तो हम लोगों को क्या देखने को मिलता है? ये कैसा हो जाता है? लंबा हो जाता है, ये लंबा हो जाता है। तो ऐसा इसमें क्या हो जाता है? इसमें प्रभाविता का गुण किस प्रकार से दिखाई दे देता है? इसमें ऐसा क्या हो जाता है? इसी को हम लोग जानेंगे। बेसिकली इसमें 2 एलील है, ध्यान सुनिएगा। इसमें 2 एलील है, एक है लंबा वाला एलील है और एक जो है बौना वाला एलील है, बौना एलील है। तो इसमें 2 एलील है, ठीक। अब ये क्या करता है? जो एलील होता है ना, जो एलील होता है वो क्या सीक्रेट करता है? तो जो एलील होता है, जो एलील होता है वो इंजाइम का सीक्रेशन करता है। इंजाइम इससे निकलता है। क्या निकलता है? इंजाइम। यही इंजाइम किसी चीज़ को ग्रोथ कराता है। यही इंजाइम क्या कराता है? किसी चीज़ को अपना प्रभाव को लाता है। तो होता क्या है ना, जब एक कैपिटल टी जब एक स्मॉल टी होता है तो इस केस में ये वाला जो होता है ये इंजाइम स्रावित करेगा और ये इंजाइम स्रावित नहीं कर पाता है। ये इंजाइम स्रावित, इसमें 3 केसेस बनता है इंजाइम स्रावित में। तो देखो यहाँ पर 3 केसेस क्या क्या दिया हुआ है। इंजाइम सामान्य या कम क्षमता वाला, जब यह सामान्य रूप से इंजाइम स्रावित करेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि अगर ये सामान्य रूप से इंजाइम स्रावित कर दिया है, ये नहीं किए, तो इस केस में क्या होगा कि ये लंबा ही बन जाएगा, ये बौना नहीं होगा। लेकिन इंजाइम कार्य अक्षम होता है। अक्षम मतलब सक्षम नहीं होता है। तो स्मॉल टी वाला यहाँ पे क्या हो जाता है? तो ये 2 केसेस जो बनता है वो स्मॉल टी के साथ बन जाता है और ये वाला केस क्या होता है? कैपिटल टी के साथ बन जाता है। इस कारण से ये वाला प्रभावी हो जाता है। जो
जो केस इसके ये वाला केस जिसमें देखने को मिलेगा वो प्रभावी हो जाएगा, और ये दोनों जो केस के जिसमें देखने को मिलेगा वो क्या हो जाता है, अप्रभावी हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखना लो कि ये वाला जो केस होता है ये प्रभावी बना देता है, किसी भी एलील को ये क्या करता है, प्रभावी बना देता है। लेकिन ये दोनों जो केस होता है ये किसी भी एलील को क्या करता है, अप्रभावी बना देता है, अप्रभावी। जैसे कोई भी एलील प्रभावी कब होगा, जब वो समान रूप से एंजाइम स्रावित करे या थोड़ा कम मात्रा में स्रावित करे, ये दोनों केस में ये प्रभावी बना देता है, ठीक है। लेकिन जब एंजाइम क्षमता अक्षम का मतलब है कि उसमें सक्षम नहीं होता है, एंजाइम तो होगा लेकिन वो सक्षम नहीं होता है, इस कारण से ये क्या हो जाता है, अप्रभावी हो जाता है। यह एंजाइम का संश्लेषण ही क्या हो जाता है, रुक जाता है, एंजाइम बनना ही क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो उस केस में भी वो क्या हो जाता है, तो उस केस में भी वो अप्रभावी हो जाता है। यही अप्रभावी और प्रभावी का कारण होता है, तो वही यहाँ पर प्रभावी की व्याख्या के बारे में दिया हुआ है। आगे जो टॉपिक पढ़ना है बैक क्रॉस एवं टिस्ट क्रॉस, इस टॉपिक को हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए हम क्लास को यहीं पर एंड करते हैं।